मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक, महिला कलाशाला, गोलकुंडा। आज की वीडियो कक्षा में जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ उस विषय का नाम सद्गति है। सद्गति सद्गति मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में अपने लेखनी का आधार श्रमिकों को, मजदूरों को, पीड़ित जनता को और अछूतों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। ये जो सद्गति कहानी है, दलित वर्ग के लोगों की एक जीवन गाथा है और यहाँ पर इस देश में दलितों के लिए कोई कार्य किया है, उनका उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील यदि कोई हुए हैं तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलितों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अच्छा स्थान दिलाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को आरंभ की मांग की और सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार किया। ऐसा ही हम अंबेडकर के बाद अगर दलितों की ज़्यादातर समस्याओं को अपनी कहानी या उपन्यास का माध्यम बनाए तो वो है मुंशी प्रेमचंद। इस संदर्भ में हम इनकी और एक कहानी जो दलितों की समस्या पे है, जो वो वहाँ पर वो जो कहानी है जिसका नाम जिस कहानी के प्रमुख पात्र गंगी है, वो ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो कहानी है जिसमें एक दलित महिला जो गंगी अपने पति के लिए ठाकुर के कुएं से पानी लाना चाहती है, लेकिन वो ठाकुर के कुएं तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसा ही वो डोल पानी में डालती है, उसकी आवाज़ से ठाकुर का की गेट या फाटक खुल जाती है और गंगी बिना पानी लिए ही घर को लौटती है। उसके पति ने स्वच्छ जल की मांग की थी। गांव में ठाकुर दो ही कुएं थे, एक दलित वर्गों के लिए एक कुआं था, दूसरा ठाकुर का कुआं। दलित लोगों के जो कुएं में एक जानवर मर गया, जिस कारणवश पानी कलुषित हो गया और गंगी के पति को जो अस्वस्थ थे वो पानी नहीं पी सकता और उसे अनुग्रह करता है कि
ऊंची जाति वाले जो ठाकुर है वो पानी में वहाँ पर पानी सही मिलेगा वो पानी ला कर दे, तो गंगी उस पानी लाने का असफल प्रयत्न करती है और लाकर पानी नहीं लाती, जिस कारणवश उसकी गंगी के पति के तबीयत बिगड़ जाती है। पर यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि दलित वर्ग को समाज में किस तरह निष्कासित किया गया था तत्कालीन समाज में, और रोटी, कपड़ा, मकान, पानी जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व हैं, उससे भी ऊंचे जाति के लोग किस तरह अत्याचार कर कर उनके हक को मारा जाता है, उनके अधिकार से, पानी पीने के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। यहाँ पर मानवता का एक प्रश्न उठता है कि इंसान कितना कहीं गुजरा है कि उसने हर अपने भौतिक आवश्यकता मनुष्य की जो होती हैं उस पर ऊंचे कुल के लोगों का अधिकार है, वो छोटे कुल के लोगों को वो नहीं प्राप्त है। इस तरह की भावना प्रेमचंद ने ठाकुर के कुएं में व्यक्त की है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सदगति जो हमारी जो कहानी है इसमें भी एक चमार रहता और उस चमार का नाम दुखी है और उसकी पत्नी झुरिया है, और वे चमार जाति के हैं और वे उनके दुखी के लड़की के विवाह के लिए मुहूर्त दिखाने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाना चाहता है, और अगर पंडित जी घर पर आए तो उनका आतिथ्य करने का भी वो पूरा आयोजन करता है। फिर ये सोचता है कि क्या पंडित जी मेरे घर आए, फिर वो फिर भी हिम्मत बांधकर वो पंडित घसीराम के वहाँ जाता है और जाकर अपनी लड़की के शायद मुहूर्त दिखलाने के लिए उनसे अनुरोध करता है। लेकिन पंडित घासीराम एक ढोंगी पंडित हैं जो अंधविश्वासों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ईश्वर के वो परम भक्त हैं। उनकी सुबह होती है जैसा ही वो उठ जाते हैं पूजा पाठ से होने के उपरांत वो उनसे मिलने जो लोग आते हैं उनको समय देते हैं। लगभग 10 बजे तक इनका पूजा पाठ और सब कुछ समाप्त होता है। जो भी मेहमान आते हैं उनसे वे बात करते हैं। उसी समय दुखी पंडित जी के घर पहुंचता है और उनसे विनती करता है कि उनके लिए, उनकी कन्या के लिए एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त दिखलाए, सहित सगुन बताए। लेकिन पंडित घसीराम सुनते हैं और उसके बाद दुखी को बहुत से काम बताते हैं
कि जैसे कि आंगन की सफाई करना है उनके, और गोबर से लीप कर लेकर आना है, और घास लेकर आना है, और उनके पास पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी भी उसी से तोड़ाने का प्रयास करते हैं। और ये समझता है दुखी कि पंडित जी का बात भगवान की बात के समान है, उससे इनकार नहीं करता। उन्होंने जो जो भी काम बताए वो पूरे काम करता है, और दुखी बिना खाए ही पंडित जी के घर जाता है, पंडित घासीराम के पास। ना पंडित जी ना पंडिताइन ने इससे ये तक नहीं पूछते कि उसने भोजन किया या ना किया। इस तरह अपने कामों के करवाने की पूरे लिस्ट दे देते हैं। वो एक एक करके अब तकरीबन काम पूरे करता है, और लकड़ी फोड़ने का काम भी उसको देते हैं। लकड़ी फोड़ना दुखियों को नहीं आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दरख्त का, पेड़ का ट्रंक है, और उसको फोड़ना बहुत मुश्किल बात है। इससे पूर्व कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन उसे कोई भी फोड़ नहीं सके। तो यहाँ पर दुखी ये कोशिश में रहता है कि शायद अगर वो लकड़ी अगर टूट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े बनाकर वह पंडित जी को जब देगा, तो वो खुश होकर शायद उसके घर जाकर उसकी लड़की, दुखी के लड़की के लिए अच्छा शायद मुहूर्त बतलाएंगे। उसने बहुत चेष्टा करती, बहुत कोशिश करता है लकड़ी तोड़ने की, क्योंकि लेकिन इसका कुछ अनुभव नहीं था। फिर भी वो कोशिश करता है, कुल्हाड़ी से लेकर प्रहार पे प्रहार करता है, लेकिन वो मुदला जो एक पेड़ का बहुत बड़ा रहता है, वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। सुबह से चूंकि वो भूखा था और उसके पास शक्ति लाने के लिए वो चिलम की आवश्यकता महसूस करता है, चिलम पीना चाहता है, और तंबाकू भी का सेवन करना चाहता है, ताकि उससे कुछ उसमें शक्ति आ जाए और वो फिर अपने लकड़ी को तोड़ने के काम में विलीन हो जाए। वहाँ पर उसका एक जानने पहचाना दोस्त गोंड, जिसका नाम है, वह पहुँचता है। वो कहता है कि इस लकड़ी को तोड़ना तेरे लिए तो बस की बात नहीं है। फिर भी इस दुखी लकड़ी के ऊपर प्रहार पे प्रहार करता रहता है, और जाकर गोंड की सहायता से चिलम और तंबाकू लेकर आता है। वो पीने के लिए उसको आग की ज़रूरत होती है। तब वो पंडिताइन के आंगन में पहुंचता है, पंडित जी के आंगन में पहुंचता है। जैसे पंडिताइन जी देखती हैं तो उस पर बहुत क्रोधित होते हैं कि तूने इतने दुस्साहस कैसे की, जो हमारे घर में प्रवेश करना चाहा। तो वो कहा कि मुझे अंगार की आवश्यकता है। तब वो दूर से ही अंगार को फेंकती है पंडिताइन, और
दुखी ये सोचता है कि ये तो दोष मेरा है, कि ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, तभी बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए पूरा पूरा ज़माना उन्हें पूजता है। मैं जैसा नीच की गलती है कि मैं उनके घर में प्रवेश किया। वहाँ वहाँ पर भी वो अपने आप को ही दोषी ठहरा लेता है, समझता है और चिलम पीता है। पीने के बाद थोड़ी सी शक्ति आती है और उस शक्ति के फलस्वरूप वो बहुत बड़ा लकड़ी का वो मुदला जिसे कहते हैं, उस पर प्रहार पे प्रहार करता है। लेकिन वो थोड़ा सा इसके प्रहार से हलने लगता है और उसके टुकड़े थोड़ा हो जैसा उसे प्रतीत होता है। उसी समय पंडित जी भी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच के कहते हैं कि और मार, और मार। तो इस जोश में पंडित जी के बात में सुनकर जोश में आकर दुखी अपनी शक्ति से भी ज़्यादा प्रहार करता है और इतना प्रहार करता है कि लकड़ी क्या टुकड़े होने को रह जाती है। तभी एक साथ वो मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये समाचार जैसे ही मिलता है, चमारों की बस्ती में लोगों को पता चलता है, तो पूरे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। रोना पलाना सब शुरू होता है। कई लोग आकर रो रो कर चले जाते हैं और दुखी की पत्नी और सुपुत्री पुत्री भी रो रो कर वहाँ से लौटकर चली जाती है और शव वहाँ पर उसी जगह पड़ी हुई रहती है। गाउंड ये कहता है चमार की बस्तियों में कि आप हल्कू के शव को कोई छीना नहीं, क्योंकि ये पुलिस का पंचनामा होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस तरह रोना पलाना होने के बाद शव के पास पूरे लोग लौटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पंडित जी भी अपने घर में रहते हैं, पंडिताइन भी रहते हैं, वो सब पूरा दृश्य को देखते हैं। लेकिन किसी में कोई संवेदनशीलता, हमदर्दी नहीं थी कि वो हल्कू के शव की अंत्येष्टि करे, क्योंकि वो निम्न वर्ग का है, दलित वर्ग का है, तो उसका छूना भी पाप मानते हैं। जब सुबह होती है, कोई भी आकर दुखी के शव को लेकर नहीं जाता, तब पंडित जी ही हिम्मत कर कर एक बड़ी रस्सी लेकर उसके पाँव में बांध देते हैं। दुखी के मृतक शरीर के पाँव में बांधकर उसको घसीटते हुए गांव के बाहर एक छोटे से जंगल के बाहर फेंक कर आते हैं और फिर छोड़ कर आकर वे प्रायश्चित के तौर पर स्नान कर लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये समझते हैं कि मैंने अपने कर्तव्य को निभा लिया। तो वहाँ उसके जो शव को जो पड़ा हुआ था, उसको गीदड़ नोचने लगे, कुत्ते भी खाने लग गए और न जाने कई प्राणी आकर उस पर आक्रमण कर कर उस शव को खाते हैं। और इस तरह एक श्रद्धालु दुखी जो पंडित जी की बात को भगवान की बात समझकर उनकी आज्ञा को नहीं टालने वाला व्यक्ति पूरा काम उनके करके अंतर लकड़ी फोड़ते फोड़ते उसकी जान भी दे देता है। और कोई भी ये भी नहीं पूछा जाता है कि उसने सुबह से शाम तक कुछ भोजन किया या ना किया। इस तरह ये इसकी जो गति हुई है
एक आदमी को उसके कर्म का फल स्वरूप अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन उसको वैसा नहीं मिलता, उसके उल्टा मिलता है। पुरस्कार की जगह उसे मौत मिलती है, उसको दुख को सहना पड़ता है। तो प्रेमचंद यहाँ पर हमें ये बात पर सोचने पर विवश कर देते हैं कि इंसान कितना गैबीता है कि उसमें अपने सहजातियों के प्रति किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है, हमदर्दी नहीं है। अतः जो दुखी की दुर्गति हुई है और उसके मरने के बाद उसी के शव को गिद्ध, कौवे, कुत्ते खा लेते हैं, तो इस दुर्गति होने के कारण इस कहानी का नाम व्यंग्यात्मक तौर पर उन्होंने सद्गति बोलकर रखा है। यहाँ पर तो इस कहानी में प्रमुख पात्र के तौर पर दुखी का पात्र आता है, दूसरा पंडित घसीराम का। और छात्राओं, परीक्षा में आपको कहानी का सारांश के साथ साथ 6 अंक के लिए पात्र का चरित्र चित्रण भी पूछा जाता है। उस समय आपको मैं यहाँ पर जो पात्र का चरित्र चित्रण किया गया है, जो आपके सामने है, उससे मैं पढ़ता हूँ। उसका प्रमुख पात्र एक जो है दुखी। दुखी का जैसा कि उसका नाम ही समझिए, नाम के अनुसार ही उसका जीवन भी दुख में ही बीतता है, क्योंकि यह समस्या के निवारण के लिए महात्मा गांधी, अंबेडकर, कई लोगों ने छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया और स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज उतनी विकट नहीं है। फिर भी हम नहीं कह सकते कि पूर्णतः स्थिति में 100% सुधार हुआ है। कि वो तभी से होता है कि एक मानव किसी दूसरे मानव से उसका धर्म, जाति की अपेक्षा किए हुए उस धर्म और जाति की उपेक्षा करते हुए उससे हम प्रेम करते हैं। धर्म और जाति के भेदभाव से दूर होकर और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को से प्रेम करने लगता है, तभी मानवता जाग जाती है। कि मूल रूप से सृष्टि में आदमी जब पैदा होता है, एक ही रूप में पैदा होता है और उसका अंत भी एक जैसा होता है। जब मनुष्य एक समान जब पैदा होता है, एक समान उसका अंत होता है, तो यह सामाजिक भिन्नता क्यों है? उच्च वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति, इस तरह जाति पाति में बांटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इससे जब जो व्यक्ति ऊपर उठता है, जो सह मानव से वो प्रेम करने लगता है, तो वही सच्चा मानव होता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। अन्यथा वो भी वानर से कुछ कम नहीं होता, क्योंकि वानरों में भी कोई इस तरह के विषमता नहीं होती। हम अब दुखी के पात्र को यहाँ पर
जो दे गया है उसे हम पढ़ेंगे। दुखी सदगति कहानी का प्रमुख पात्र है। यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। दुखी चमार जाति का है। झुरिया उसकी पत्नी है। अपनी बेटी के सगाई पर पंडित घसीराम को सहित सगुन विचारने के लिए उनके घर जाता है। पंडित जी का हुक्म उसके लिए ईश्वर की आज्ञा जैसा है। उनको पंडित और पंडितान के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसकी दृष्टि में वे लोग बड़े पवित्र हैं और इसीलिए संसार उन्हें पूजता है। कठोर श्रम करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर सारी रात वहीं पड़ा रहता है। अंत में पंडित घसीराम उसके पैरों में रस्सी बांधकर खींच लेता है और गांव के बाहर फेंक देता है। गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे उस लाश को नोचते हैं। उसके जीवन पर्यंत भक्ति, ब्राह्मणों के प्रति सेवा और निष्ठा का यही पुरस्कार दुखी को मिल जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम सदगति रखा गया। इस प्रकार दुखी का कारुणिक अंत हो जाता है। और दूसरा जो पात्र है पंडित जी का, पंडित घसीराम, उनके चरित्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पंडित घसीराम सदगति कहानी का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। वे ईश्वर के परम भक्त थे। वे नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाते थे। हाथ मुंह धोकर पूजा की सारी तैयारियां करके 10 बजे तक पूजा पाठ करके घर आए मेहमानों से परामर्श करता है। सारे गांव में उसके प्रति श्रद्धा गौरव के साथ डर भी था। जाति पाति, मूढ़ विश्वास, बाह्याडंबर के प्रति उन्हें अपार विश्वास था। उसमें मानवता की कमी थी, क्योंकि दुखी एक चमार था। उन्हें पंडित जी के प्रति अपार गौरव था। अपनी बेटी की विवाह प्रस्ताव के लिए पंडित जी को अपना घर निमंत्रण देने पंडित के घर आता है। तब पंडित चमार को सारे घर का काम सौंप देता है। वो ये भी नहीं सोचता कि चमार ने कुछ खाया है या नहीं। पर पंडित की आज्ञा चमार के लिए ईश्वर की आज्ञा है। पंडित उससे झाड़ू लगाना, गोबर से लेप करना, लकड़ी चीरना, खलिहान में भुसेली करने का काम सौंप देते हैं। पर बेचारे दुखी ने सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। उसके लिए लकड़ी फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। काम में जोश लाने के लिए चिलम पीना चाहता है, लेकिन वो तो ब्राह्मणों का घर है, वहाँ चिलम और तंबाकू मिलना मुश्किल है। आखिर एक गोंड के यहाँ से तंबाकू चिलम लाता है। उसके लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पंडित के घर के आंगन में प्रवेश कर पंडितायन के गुस्से का शिकार भी हो जाता है। तब भी दुखी अपने ही को दोष ठहराता है कि वे लोग बड़े पवित्र हैं, तभी तो संसार उन्हें पूजता है। ऐसे सोचकर वो और ज़्यादा काम करते रहता है। थकान से पीड़ित चमार को पंडित और ज़ोर से काम करवाता है और उसके मरण का कारण बन जाता है। फिर भी पंडित जी इसके प्रति कुछ भी पछतावा नहीं है। सारा गांव उस लाश को लेने के लिए तैयार नहीं होता। तब भी पंडित चमार के पैरों पर रस्सी बांधकर निर्दयता से
गांव के बाहर खींच लेता है। इस प्रकार पंडित की पाखंड, निर्दय और ढोंगी भक्त के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये चरित्र घसीराम जी का है और हमें यह एहसास होता है कि प्रेमचंद जी के कितने भी जो भी कहानियाँ हैं या उपन्यास हैं जो निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर लिखे गए हैं और दलित लोगों के ऊपर लिखे गए हैं, उनके समस्याओं को उभार कर उसका समाधान ढूंढने का प्रश्न समाज से करते हैं। इस जैसा कि सुपुर मैंने कहा कि ठाकुर के कुएं में गंगी अपने पति को ठाकुर के कुएं का पानी नहीं दे सकती, उसको गंदा पानी ही पीकर अपने स्वास्थ्य बिगाड़ लेना पड़ता है। किस तरह एक मूलभूत समस्या से भी सिर्फ निम्न जाति के होने के कारण जल से भी वंचित किया जाता है, इसकी ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रेमचंद ने प्रयास किया। यहाँ पर भी उन्होंने दुखी जो चमार जाति का था और वो अपनी झुरिया भी उसकी पत्नी अपने लड़की के लिए शायद शगुन लाने के लिए घसीराम के घर पहुंचता है। घसीराम ने नाना प्रकार के कार्य करवाता है। उसके कार्य करते करते अंततः उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने से भी पंडित जी को कोई दुख नहीं होता। वो पैर में राशि बांध कर गाँव के बाहर फेंक कर आते हैं। वहाँ पर उसके शव को जंगली जानवर, कुत्ते, गीदड़, कौवे नोच कर खा लेते। इस तरह एक कारुणिक रूप में दुखी का जीवन का अंत होता है। तो उसके दुखी का जो अपार प्रेम, श्रद्धा पंडित जी के साथ था और उन्हें भगवान से भी ऊंचा मानता था। ये सोचता था कि सारा गांव उन लोगों की इज्जत करता है, अतएव उसे भी बहुत ही गौरव करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। यह बहुत ही महान लोग होते हैं, हमें उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। उनका कहना हर चीज़ मान लेना है और यदि नहीं मानेंगे तो हमें पाप होगा। इस तरह उसके प्रगाढ़ प्रेम पंडित जी के प्रति दिखाया, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर पंडित जी और पंडितायन का जो व्यवहार दुखी के साथ होता है, उसको भोजन का भी, उसके खाने का भी ख्याल लिया कर उसे नाना प्रकार के कार्य लेते हैं और जिस काम के लिए आया वो काम अधूरा सा ही रह जाता है। इस प्रकार कारुणिक मुद्रा में यह सद्गति नामक कहानी समाप्त होती है और पाठकों के मन में प्रेमचंद ये प्रश्न उत्पन्न करवाते हैं कि सामाजिक जाति पाति को लेकर सामाजिक ये भिन्नता जो है बहुत बुरी है, जिससे मानव जाति को शर्मसार होना पड़ता है। वही मानव महान है जो दूसरे मानव को समरूप से देखता है। वो मानव महान है जो संवेदनशील होता है, जो दूसरे के दुख को बिना जाति धर्म के अपना दुख समझता है। वही व्यक्ति महान होता है, वही व्यक्ति संवेदनशील होता है। इस प्रकार सद्गति नामक कहानी समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि छात्राओं को ये कहानी समझ में आ गई होगी और प्रेमचंद का उद्देश्य क्या था वो ये कहानी लिखने का, वो भी भरपूर समझ में आ चुका होगा। इसी आशा के साथ मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत
धन्यवाद।